हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग एग्जाम की तैयारी काफ़ी मेहनत से कर रहे होंगे। चलिए आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, आज का यह वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि द्विघात समीकरण से काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग को देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो देखने के बाद हमें उम्मीद है कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन द्विघात समीकरण से नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग को देखना है यहाँ पे घात। ठीक है, समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और घात मतलब होता है पावर। ठीक है, तो देखिए जिस भी संख्या में यानी कि बहुपद में जो हम लोग को देखना है, पावर अगर एक रहे, घात जो है एक रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, या घात एक वाले बहुपद को हम लोग को रेखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब देखिए उदाहरण से हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे लिखा हुआ है जैसे। ठीक है, तो उदाहरण में हम लोग लिखा है 3x और +1, इस तरह को देखने को मिलेगा। तो x में पावर नहीं कोई तो क्या है, पावर यानी घात नहीं कोई तो कितना है, 1 है। तो 1 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। ठीक है, अब चलिए दूसरा उदाहरण आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण आप लोग के बीच है यहाँ पे 9x और -5 ये लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसमें पावर नहीं कोई तो एक, और जिसमें घात यानी जिसका पावर एक रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद है कि ये रेखिक बहुपद जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यानी क्या लिखा हुआ, घात एक वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इत्यादि देते हैं आंसर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सेकंड स्टेप पे। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग है घात यानी पावर दो वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, यानी घात यानी कि जिसमें दो यानी पावर होगा बहुपद में, जिस बहुपद में पावर दो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। चलिए उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोग को लिखा रहेगा 9x² और -5। ठीक है, 9x² -5। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि घात यानी हम लोग का पावर जो है मैक्सिमम यानी कि कितना है, 2 है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है, उम्मीद आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो लिखा रहेगा 5x² और -2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पावर जो हम लोग का मैक्सिमम कितना है, 2 है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। तो ऐसे भी हम लोग आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। ठीक है, घात एक वाले को ऐसे मिलेंगे। ठीक है, यानी घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, और घात दो वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण हम लोग देख लिए, यहाँ पे एंड लगा देंगे। ठीक है, काफी सारे होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सेकेंड नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है घात यानी कि पावर। तो पावर जिस बहुपद में पावर जो है 3 रहेगा, कितना, 3, जिस बहुपद में पावर 3 रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका उदाहरण समझते हैं हम लोग। उदाहरण आप लोग के बीच यहाँ पे 5x³ -6x² और -9। ठीक है, इस तरह का आप लोग को देखने को मिलेगा बहुपद, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम कितना पावर इसमें, मैक्सिमम देखिए यहाँ पे तो 3 है। ठीक है, 3 तो 3 है, तो जिसमें पावर यानी 3 रहे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अगर दूसरा उदाहरण की बात करें तो हम लोग ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, 2x³ + 5x² और -9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पावर जो है मैक्सिमम कितना है, 3 है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ये हो गया त्रिघात बहुपद। तो आप लोग को याद रखना है यहाँ पे कि जिस बहुपद में जो है घात यानी कि 3 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग को याद रखना है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग सभी को आता होगा, नहीं आता है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax²। क्या होता है, ax² और +bx और +c, ये होते हैं व्यापक रूप। ठीक है, ax² +bx और +c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान ये देना है कि कोई भी बहुपद में x² के आगे जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं a, और x के आगे जो रहता है वो b, और जो बाकी जो बचा उसको बोलते हैं हम लोग c। ठीक है, अब उदाहरण हम लोग देते हैं। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप उदाहरण के तौर पर हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा रहेगा 2x² और +5x और +6। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम लोग x² के आगे जो है 2, इसको हम लोग बोल सकते हैं a। ठीक है, और इसको जो x के आगे जो हम लोग b बोल सकते हैं, बाकी जो बचा इसको c बोलेंगे। तो आप लोग को याद रखना है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो ax² +bx और +c, और ये आप लोग का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग का द्विघाती सूत्र। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखने के बाद आप लोग को द्विघाती सूत्र जो कि याद रखना है। ठीक है, तो चलिए कैसे इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र जो होता है वो होता है -b और +- √अंडर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं d/2।
2a, ठीक है। ये डी जो है विभक्तिकरण है, ठीक है। जैसे कि हम लोग निकालेंगे अभी डी बराबर फॉर्मूला भी लिखेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, द्विघाती सूत्र का -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं, ठीक है। शून्यक क्या निकालते हैं, शून्यक प्राप्त होता है। एक शून्यक होगा अल्फा, एक होता है बीटा, दूसरा जो निकलेगा इसको एक पहला को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा। तो आप लोग को याद रखना ये द्विघाती सूत्र, ठीक है। ये द्विघाती सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है शून्यंकों का योग, यही है अल्फा और बीटा को ही बोलते हैं शून्यंकों का योग। अल्फा और जोड़ बीटा, यानी अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो शून्यंकों का योग बनेगा, ठीक है। तो शून्यंकों का योग जो होता है वो -b/a होते हैं हम लोग का, ठीक है। -b/a होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा और गुना बीटा करेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हम लोग को होता है c/a, ठीक है। c/a ये फॉर्मूला है शून्यंकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग का है विभक्तिकरण, यानी डी का मान, ठीक है। तो विभक्तिकरण आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें हम लोग को याद रखना है डी बराबर फॉर्मूला होता है b² और -4ac। b² - 4ac आप लोग को याद रखना है डी का फॉर्मूला, ठीक है। विभक्तिकरण ये सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। 2 मार्क्स का, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना है विभक्तिकरण जिस बहुपद में अगर पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा डी बराबर b² - 4ac। अब इसमें b कौन है तो b द्विघात बहुपद दिया रहेगा इसका, ठीक है। तो b जो है x के आगे जो रहता है और a जो है x² के आगे जो रहता है, ठीक है। और बाकी c जो है, जो बाकी जो बचा वो c, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का विभक्तिकरण, ठीक है। तो d बराबर फॉर्मूला b² - 4ac आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग को ये ध्यान देना है कि b² - 4ac यानी कि d बराबर, यानी d का मान अगर 0 आएगा विभक्तिकरण में, अगर हम लोग किसी बहुपद का d निकाल रहे हैं तो उसका मान अगर 0 आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक। क्या बोलेंगे, वास्तविक एवं समान। इसको बोलेंगे वास्तविक एवं समान, ठीक है। यानी क्या है कि d का मान अगर हम लोग को कोई भी बहुपद का अगर d का मान निकालेंगे अगर 0 के समान आ जाए तो हम लोग को क्या बोलना है, वास्तविक एवं समान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है b² - 4ac d, यानी d जो है 0 से बड़ा। 0 से बड़ा यानी +1 +2 में आएगा, यानी कि 0 से बड़ा रहेगा तो हम लोग को क्या बोलना है यहाँ पे, तो देखो वास्तविक तो रहेगा लेकिन इसको लिखेंगे वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वास्तविक और असमान, ठीक है। वास्तविक और असमान, ठीक है। ये ध्यान देना है कि d का मान अगर 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है, तब हम लोग वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग का अगर d का मान जो है 0 से छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा यानी क्या, माइनस में आ जाएगा, ऋणात्मक में आ जाएगा, -1 -2 -3 ऐसे एंड सो ऑन, मतलब माइनस में आ जाएगा तो हम लोग को इसको बोलना है वास्तविक नहीं अवास्तविक। क्या बोलेंगे, अवास्तविक, ठीक है। अवास्तविक, ठीक है। चलिए अवास्तविक हो जाएगा यहाँ पे 0 का अगर 0 बड़ा यानी कि हो जाएगा, ठीक है। 0 से यानी कि छोटा हो जाएगा d का मान तब, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे द एंड हुआ, ठीक है। ये था द्विघात समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन से पूछेगा आप लोग को कि बहुपद जो है, यहाँ लिखेंगे बहुपद 3x² और +5x और +6 के विभक्तिकरण, ठीक है। विभक्त कर ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप लोग को यहाँ पे हल करना है, ठीक है। हल करके आप लोग को आंसर यानी कि कमेंट में बताना है। विभक्तिकर मतलब क्या हुआ, ये वाला d का मान, ठीक है। यहाँ पे a जो है x² के आगे रहता है, b जो है वो x के आगे रहता है, बाकी जो बचा c। तो d का मान आप लोग को कमेंट में बताना है और उम्मीद है आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करें और आप लोग चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कराई जा रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।